कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव रसपुर से, जहां के लोग मेहनती और खाने के बहुत शौकीन थे। रसपुर के लोग बड़े ही नरम दिल थे। इसी गांव में दो बहनें रहती थीं, गीता और रीना। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों गांव के चौपाल पर ठेले लगाया करती थीं और मटन करी बनाकर अपना घर चलाती। गीता की छोटी बहन रीना स्कूल से आने के बाद गीता का हाथ बटाया करती। गांव में दो ठेले सबसे मशहूर थे। पहला था गीता का, जहां गर्मा गर्म मटन करी और मुलायम रोटियां मिलती थीं। दूसरा था रीना का, जिनके कबाब और पुलाव की खुशबू दूर तक जाती थी। गीता: रीना, आज मसाले में खास तड़का लगाया है, देखना भीड़ ज्यादा आएगी। रीना: और मैंने कबाब में नया मसाला डाला है, आज तो मजा आएगा। शाम को गांव का ग्राहक हरीराम गीता के ठेले पर आया। हरीराम: अरे गीता दीदी, आपकी करी में क्या जादू है, घरवाली भी ऐसा स्वाद नहीं बना पाती। गीता: राज तो मसाले में है, लेकिन वो बता दिया तो मटन का मजा खत्म हो जाएगा। ठेले पर दिन भर रौनक रहती, लेकिन जब दोनों बहनें घर लौटती तो उनका संसार अलग था। बाहर से घर देखने में जितना ठीक था, उतना ही अंदर से घर की हालत बेकार थी। घर में एक पुरानी चारपाई थी, जिस पर ये दोनों बहनें एक साथ सोया करती थीं। घर की हालत इतनी खराब थी कि कहने को तो यह उनका अपना घर था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। घर में ना तो कोई टीवी था और ना ही कोई फ्रिज। बस जैसे तैसे करके गुजारा चलता था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों बहनें बहुत ही साधारण जिंदगी जीती थीं। ना कोई महंगे शौक और ना ही कोई झूठ मूठ का दिखावा। उनकी दुनिया सिर्फ मेहनत और सादगी तक ही सीमित थी। वह दोनों हर रोज बाजार जाती और मटन बनाने का सारा सामान खरीद कर लाती। घर पहुंचने के बाद रीना बड़े प्यार से मटन को अच्छे से धोती और गीता पूरे मन से मसाले तैयार करती, ताकि उन्हें ठेला लगाने में जरा भी देर ना हो। जब सब कुछ तैयार हो जाता तो दोनों बहनें गांव के चौपाल पर ठेला लगाती। गांव के लोग उनकी मेहनत को देखकर दिल से उनकी तारीफ करते। देख रहे हो ना विनोद, ये दोनों बहनें कितनी मेहनत करती हैं। देखना, एक दिन यह दोनों बहुत आगे जाएंगी। उधर गांव में एक रतन नाम का आदमी था। पहले वह चिकन का ठेला लगाता था, पर इन दोनों के आने के बाद उसका धंधा बंद हो गया। रतन के मन में जलन थी। रतन: इन दोनों बहनों ने मेरा सब बर्बाद कर दिया। अब देखना मैं कैसे इनका नाम खराब करता हूँ। रतन ने चौपाल में अफवाह फैलाई। अरे रतन, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताऊं भाई, गीता और रीना के ठेले से चिकन कबाब खा लिया, तब से पेट दुख रहा है। जा रहा हूं डॉक्टर के पास इलाज कराने। सुना है वह दोनों खराब मांस इस्तेमाल करती हैं, तुम भी उनके यहाँ से मत खाना। धीरे धीरे रतन ने यह बात ज्यादातर गांव वालों में फैला दी। अगली सुबह गीता और रीना ठेले लेकर गांव की चौपाल पर पहुंची तो देखा कि रोज की तरह आज ठेले पर भीड़ नहीं लग रही थी। गीता मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज क्या हुआ है? ठेले पर कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है? काफी समय से गीता और रीना ग्राहकों का इंतजार करती हैं, पर कोई ग्राहक उनके ठेले पर नहीं आ रहा था। गीता सोचती है कि 2-4 ग्राहक आ जाते तो बना हुआ खाना नुकसान भी नहीं होता और थोड़े पैसे भी आ जाते। थोड़े ही देर बाद गीता की सहेली सुनीता वहां से गुजर रही थी। गीता बोलती है, अरे सुनीता, कहाँ जा रही हो? आओ, घर के लिए बिरयानी लेकर जाओ। तुम्हारे बिरयानी खिलाकर मैं अपने बच्चों का तबीयत खराब नहीं करूंगी। सुना है तुम्हारी बिरयानी खाकर रतन का पेट खराब हो गया है डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने। ना बाबा, मैं तो नहीं लूंगी। गांव में चारों ओर यह बात फैल गई। अब गीता के ठेले पर कोई जाता नहीं था। यह देखकर गीता चिंतित होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। ऐसे तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। गीता को चिंतित देख रीना कहती है, दीदी आप चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। फिलहाल हम दोनों घर चलते हैं। आज दिन भर कोई ग्राहक नहीं आया। आप भी थक गई है, घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुबह सरपंच जी से बोलकर गांव में पंचायत बैठाया जाएगा। दोनों बहनें ठेले बंद कर घर की ओर चल देती हैं। दुकान पर कोई ग्राहक न आने के कारण सारा खाना वैसे ही बचा हुआ था। वह दोनों वही बचा हुआ खाना खाकर सो जाती है।
अगली सुबह गीता और रीना उठकर सरपंच के घर जाती है और सारा बात बताकर पंचायत बैठाती है। सरपंच जी, हम साफ सुथरा खाना बनाती हैं। अगर कोई खराबी मिले तो ठेला हटा देंगे। सरपंच ने एक प्लेट मटन करी खाकर चेक किया तो वह चौंक गया और बोला, गांव वालों, इनका खाना बिल्कुल सही है। अफवाह फैलाने वाले को सजा मिलेगी। अगले दिन गीता के ठेले पर एक बूढ़ी अम्मा आई जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। बेटा, कुछ खाने के लिए दे देती तो तुम्हारा भला होता। मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। गीता, अम्मा, पैसे की बात मत करो, पहले खाना खाओ। बेटा, तूने मुझ बेसहारा बूढ़ी को खाना खिलाकर मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम्हारा यह रोजगार खूब उन्नति करे, तुम खूब कमाओ और बहुत आगे जाओ। अगली सुबह उठकर दोनों ठेले पर पहुंची तो देखा चौपाल पूरा सन्नाटा था। उन्हें अपने ठेले दिखाई नहीं दे रहे थे। आसपास देखने पर उन्हें एक दुकानदार दिखा। वह उसी दुकानदार से जाकर पूछती हैं कि हमारे ठेले कहाँ गए। दुकानदार, पंचायत ने सभी ठेले हटा दिए हैं, अब रोड किनारे ठेले लगाने की मनाही है। गीता सोच में पड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कल ही तो उसने पंचायत में ये बात सिद्ध किया था कि उसके खाने में कोई मिलावट नहीं है। फिर पंचायत ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? गीता की छोटी बहन रीना बोलती है कि हम दोनों मुखिया जी के घर चलते हैं और पूछते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया। दोनों मुखिया के घर की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों मुखिया के घर पहुंच जाती हैं। मुखिया जी, हमारे ठेले गांव के चौपाल से क्यों हटा दिए गए हैं? आपने तो हमारा खाना खाकर चेक किया था। हम कोई मिलावट नहीं करते, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? गांव के चौपाल के सारे ठेले मेरे आदेश पर नहीं हटाए गए हैं। यह सरकार का नियम है। अब से कोई रोड के किनारे ठेले नहीं लगा सकता। अगर तुम दोनों को अपनी दुकान चलानी है तो क्यों ना तुम दोनों एक दुकान किराए पर ले लो। पैसे मैं दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुमने यह पैसे 2 महीने के अंदर नहीं चुकाई तो तुम्हें अपनी बहन रीना की शादी मेरे पागल भतीजे से करनी होगी। गीता यह सुनकर चौंक जाती है और मुखिया को मना कर वापस अपने घर की ओर चली जाती हैं। गीता की बहन रीना गीता को समझाती है कि दीदी, हम दोनों 2 महीने में मुखिया के पैसे वापस लौटा देंगे। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी उससे शादी करने की नौबत नहीं आएगी। भगवान ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। लेकिन गीता उसकी एक नहीं सुनती और बोलती है, मैं तुम्हारी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। दिन भर की भाग दौड़ और थकान के कारण दोनों थककर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों उठकर सेठ हरिराम के घर जाती हैं। हरिराम लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। सेठ जी, मुझे एक ढाबा खोलना है, मुझे पैसों की जरूरत है। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। अगर आप मेरी मदद कर देते तो आपका बहुत उपकार होता मुझ गरीब पर। आपका जो ब्याज होगा मैं दे दूंगी। पैसे तो मैं दे दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात का ध्यान रखना होगा। स्वाद बिल्कुल पहले की तरह होना चाहिए। सेठ जी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सेठ ने गीता को पैसे दे दिए। गीता ने गांव के चौपाल के पास ही एक ढाबा किराए पर ले लिया। दुकान दूसरी जगह खोल देने के कारण दुकान में लोग कम आते थे। यह देखकर गीता चिंता में डूबी रहती और मन ही मन सोचती, हे भगवान, अगर 2 महीने में पैसा नहीं हुए तो सेठ के पैसे कैसे चुकाऊंगी। लेकिन वह कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई कि गीता और रीना ने अपना ढाबा खोला है। धीरे धीरे लोगों की भीड़ दुकान पर लगने लगी। जब रतन के कानों में यह बात गई कि गीता और रीना ने अपना ढाबा खोला है, तो रतन देखने के लिए गीता के ढाबे पर पहुंचा तो उसे इतना भीड़ देखकर अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। वो मन ही मन सोच रहा था कि मैंने तो इनका धंधा खराब करना चाहा, लेकिन इन दोनों ने तो खुद का अपना ढाबा खोल लिया। बेचारा मुंह लटकाकर वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वहां से बूढ़ी अम्मा गुजर रही थीं। गीता उन्हें देखकर बोलती हैं, माँ जी, आपके आशीर्वाद से मैंने अपना नया ढाबा खोला है। आइए न बैठिए, खाना खाकर जाइए।
अरे नहीं बेटा, तुमने पूछ लिया उतना ही काफी है। भगवान तुम्हारे रोजगार में खूब उन्नति दे। मेरा बेटा मुझे लेने आया है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वो गांव के चौपाल पर मेरा इंतजार कर रहा है। बेटा मुझे जाना होगा, मैं आती रहूंगी तुम्हारे ढाबे पर। इस तरह दो बहनों ने सूझबूझ से अपना खोया हुआ सम्मान पाया और अपनी मेहनत से साबित कर दिखाया कि रास्ते में कठिनाई कितनी भी आए, अगर हिम्मत और लगन से कोई भी काम किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है।